दोस्तों एकेडमिक फंडा के आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज के इस चैप्टर में हम समझेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज और डेवलपमेंट का रिलेशन क्या होता है, लैंड रिसोर्सेज को समझते हुए इंडिया के लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे और इसके साथ ही सॉइल रिसोर्स को समझते हुए चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन के साथ डिटेल में समझेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर रिसोर्स क्या होता है। तो हमारे आसपास मौजूद वो सभी चीज जिससे हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं उसे हम रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्सेज टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होते हैं, मतलब वर्तमान समय में मौजूद टेक्नोलॉजी की मदद से रिसोर्सेज को एक्सेस किया जा सकता है। इकोनॉमिकली फिजिबल होते हैं, मतलब इकोनॉमिकली इसे अफोर्ड किया जा सकता है। और साथ ही साथ बहुत से लोग रिसोर्सेज की मदद से अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, मतलब रिसोर्सेज कल्चरली एक्सेप्टेड होते हैं। आपको पता है कि जो चीजें नेचुरली अवेलेबल है उनमें से बहुत कम चीजों को डायरेक्टली यूज किया जाता है, मतलब नेचुरल चीजों को रिसोर्स बनाने के लिए इंसानों द्वारा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। और गहराई से सोचकर देखो तो समझ आएगा कि इंसान खुद भी एक रिसोर्स है जो नेचुरल मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके रिसोर्स बनाता है और उन रिसोर्सेज का यूज करके खुद को डेवलप करता है। सभी एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझने के लिए रिसोर्सेज को 4 आधारों पर क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के आधार पर 2 टाइप के रिसोर्स होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज में लिविंग कंपोनेंट जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ अबायोटिक रिसोर्सेज में मिनरल्स, रॉक्स, एयर और वाटर जैसे एलिमेंट्स को शामिल किया जाएगा जो नॉन लिविंग है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब कोई रिसोर्स समाप्त हो सकता है या नहीं। तो इस आधार पर रिसोर्सेज को 2 टाइप में बांटा गया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सनलाइट और विंड जैसी चीजें रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये अनलिमिटेड मात्रा में मौजूद हैं और कभी खत्म नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ कोल, नेचुरल गैस और मिनरल्स जैसी चीजों का लिमिटेड स्टॉक मौजूद है, इसलिए इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तीसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसमें रिसोर्सेज को 4 टाइप्स इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल में डिवाइड किया गया है। चौथा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कौन सा रिसोर्स कितना डेवलप हो चुका है। इस आधार पर रिसोर्सेज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स। पोटेंशियल रिसोर्स की कैटेगरी में ऐसे रिसोर्सेज को शामिल किया गया है जिनका अभी तो बहुत यूज नहीं हो रहा है लेकिन फ्यूचर में यूज होने की संभावना है। डेवलप्ड स्टॉक की कैटेगरी में उन सभी रिसोर्सेज को शामिल किया गया है जो पूरी तरीके से डेवलप हो चुके हैं और इंसानों द्वारा यूज किए जाते हैं। रिजर्व रिसोर्सेज की कैटेगरी में उन रिसोर्सेज को शामिल किया गया है जिन्हें फ्यूचर यूज के लिए संभाल कर रखा गया है और प्रेजेंट में उसका यूज नहीं हो रहा है। रिसोर्सेज के इन चारों क्लासिफिकेशन के बारे में जानने के बाद अब आइए रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो देखो, रिसोर्सेज की मदद से हम ना सिर्फ जिंदा है बल्कि रिसोर्सेज की मदद से हम अच्छी लाइफ जी पाते हैं। लेकिन कई लोग रिसोर्सेज का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं जिस वजह से कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि कुछ लालची लोगों के द्वारा जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज का यूज किया जाता है जिस वजह से रिसोर्सेज की बर्बादी होती है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास जरूरत से ज्यादा रिसोर्स है, वहीं दूसरी तरफ समाज के दूसरे हिस्से के पास अपनी जरूरत को पूरा करने लायक रिसोर्सेज भी नहीं है। रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन जैसी ग्लोबल क्राइसिस से गुजर रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर रिसोर्सेज को इसी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता रहेगा तो अर्थ और हमारा फ्यूचर खतरे में होगा, है ना। फ्यूचर के इसी खतरे को देखते हुए ईयर 1992 में रियो डी जेनेरो अर्थ समिट का आयोजन किया गया। रियो डी जेनेरो बेसिकली ब्राजील का एक शहर है जहां जून 1992 में दुनिया भर के 100 से भी ज्यादा देशों के जो हेड ऑफ स्टेट थे वो इकट्ठा हुए और उन्होंने क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड इश्यूज पर डिस्कस किया। इस डिस्कशन के थ्रू एजेंडा 21 को अडॉप्ट करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उस स्थिति को कहा जाता है जब इन्वायरमेंट को डैमेज किए बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और फ्यूचर के नीड्स के लिए प्रेजेंट टाइम के डेवलपमेंट के प्रोसेस में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। और 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इसी मॉडल को अचीव करने के लिए
दुनिया भर के देशों ने एजेंडा 21 के डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया और सही मायनों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस गोल को अचीव करने के लिए ना सिर्फ डिस्कशन बल्कि प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। तो चलो अब रिसोर्स प्लानिंग के बारे में समझते हैं। हमारे देश भारत में रिसोर्सेज काफी डाइवर्सली अवेलेबल है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में कोल और मिनरल्स काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। और अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी मौजूद है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज की कमी है। लद्दाख जो कि कल्चरली काफी रिच है, लेकिन यहाँ भी वाटर और जरूरी मिनरल्स की कमी है। मतलब देश के किसी हिस्से में जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज मौजूद है, वहीं दूसरे हिस्से में जरूरत लायक रिसोर्सेज भी मौजूद नहीं है। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग का जो प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में पाए जाने वाले रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाता है। इस आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस में प्रॉपर मैपिंग की जाती है, सर्वे किया जाता है और इसके साथ ही रिसोर्सेज के क्वालिटी और क्वांटिटी का अनुमान लगाया जाता है। रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के बाद प्रॉपर टेक्नोलॉजी की मदद से रिसोर्सेज को डेवलप करने की प्लानिंग की जाती है और सबसे लास्ट प्रोसेस में रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच किया जाता है। किसी एरिया के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का मौजूद होना तो जरूरी है ही, लेकिन रिसोर्सेज के साथ साथ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस का भी होना बहुत जरूरी है। देश के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, लेकिन फिर भी वो इलाके डेवलप्ड नहीं है। वहीं दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों में रिसोर्सेज तो बहुत कम है, लेकिन वो इलाके इकोनॉमिकली काफी डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी मौजूद है और इंस्टीट्यूशंस हैं जो डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, है ना। ये तो बिल्कुल सही बात है कि किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज बहुत जरूरी है, लेकिन रिसोर्सेज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल की वजह से कई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इसीलिए गांधी जी कहा करते थे कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं। मतलब हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के रिलेशन को समझने के बाद अब आइए चैप्टर के दूसरे सेगमेंट में लैंड रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं। लैंड रिसोर्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो ह्यूमन लाइफ, वाइल्ड लाइफ और सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। इंडिया में लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें टोटल लैंड के लगभग 43% हिस्से में प्लेन लैंड या मैदानी इलाका मौजूद है। ये लैंड एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। 27% हिस्से में प्लेट्यू यानी पठार है और बाकी की 30% एरिया में माउंटेन्स मौजूद है। लैंड रिसोर्सेज को जिन अलग पर्पसेज के लिए यूज किया जाता है, उसे टोटल 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी में फॉरेस्ट यानी जंगलों को शामिल किया गया है। दूसरी कैटेगरी में उन जमीनों को शामिल किया गया है जो कल्टीवेशन यानी खेती के लिए अवेलेबल नहीं है। ऐसी जमीनों पर रोड्स, फैक्ट्रीज और बिल्डिंग्स बनाई जाती है। तीसरी कैटेगरी यानी अदर अनकल्टिवेटेड लैंड की कैटेगरी में उन जमीनों को शामिल किया गया है जिस पर पिछले 5 सालों से ज्यादा समय से कोई खेती नहीं हुई है। चौथी कैटेगरी में फैलो लैंड्स यानी पड़ती भूमि को शामिल किया गया है। पड़ती भूमि में उन सभी लैंड्स को शामिल किया गया है जिसमें पिछले 1 से 5 साल के अंतराल में कोई कल्टीवेशन का काम नहीं हुआ है। और फाइनली 5th कैटेगरी यानी नेट सोन एरिया के कैटेगरी में उन सभी लैंड्स को शामिल किया गया है जहां प्रॉपर तरीके से खेती की जाती है और अनाज उपजाया जाता है। एक साल में एक बार से ज्यादा खेती वाले एरिया को नेट सोन एरिया से ऐड करके ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कैलकुलेट किया जाता है। लैंड के इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के बाद अब आइए समझते हैं कि इंडिया में इन लैंड्स को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो देखो, लैंड का यूज कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड मेनी मोर। नेट सोन एरिया यानी खेती के पर्पज से जमीन का यूज अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है। पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में टोटल एरिया का 80% नेट सोन एरिया में शामिल है। वहीं दूसरी तरफ मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों की 10% एरिया ऑफ टोटल एरिया ही NSA में शामिल है। हमारे देश में फॉरेस्ट एरिया भी जरूरत से बहुत ज्यादा कम है। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए 33% एरिया में फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन फॉरेस्ट को काटकर रोड्स, रेलवे और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से लैंड डिग्रेडेशन की स्थिति क्रिएट होती है। लेकिन आखिर लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है और इससे कैसे बचा जाए, आइए समझते हैं। देखो, 95% से ज्यादा बेसिक नीड्स जैसे फूड, शेल्टर और क्लोथिंग जैसी चीजों के लिए हम लैंड पर डिपेंड होते हैं, लेकिन डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग और क्वायरिंग जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से लैंड डिग्रेडेशन की स्थिति पैदा होती है। स्पेशली झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा में माइनिंग वर्क काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से
सीरियस लैंड डिग्रेडेशन की स्थिति पैदा होती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लैंड डिग्रेडेशन के पीछे की वजह ओवर ग्रेजिंग है। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के इलाके में ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। पिछले कुछ समय में इंडस्ट्रीज से निकले वेस्टेज की वजह से भी लैंड और वाटर पोल्यूशन काफी बढ़ा है। और बिल्कुल इन्हीं प्रॉब्लम्स को ठीक करके, यानी वेस्ट के प्रॉपर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट के प्रॉपर डिस्पोजल, अफॉरेस्टेशन और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग की मदद से लैंड को कंजर्व यानी संरक्षित किया जा सकता है और लैंड डिग्रेडेशन से बचा जा सकता है। अब आइए इस वीडियो के सबसे लास्ट सेगमेंट यानी सॉइल एज अ रिसोर्स के बारे में जानते हैं। देखो, सॉइल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसके कुछ सेंटीमीटर के फॉर्मेशन में भी लाखों सालों का समय लगता है। टेम्परेचर के चेंज होने से, बढ़ते हुए पानी के एक्शंस, विंड, ग्लेशियर और कई केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस की वजह से सॉइल का फॉर्मेशन हो पाता है। सॉइल एक रिसोर्स इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से प्लांट ग्रोथ पॉसिबल हो पाता है और धरती पर मौजूद लाखों स्पीसीज सॉइल की वजह से जिंदा हैं। किसी सॉइल का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है, सॉइल का कलर कैसा है, उसकी थिकनेस और एज कितनी है, टेक्सचर कैसा है, इसके साथ ही सॉइल के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर सॉइल को कई डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। अब आओ एक एक करके इन टाइप्स को समझते हैं। एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इलाकों में फैला हुआ सॉइल है। नॉर्दर्न प्लेन्स का पूरा इलाका एलुवियल सॉइल से बना है। एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा जैसी हिमालयन रिवर्स के डिपॉजिट्स की वजह से हुआ है। नॉर्दर्न प्लेन्स के अलावा एलुवियल सॉइल गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है। इसके साथ ही यह महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टा यानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी पाई जाती है। एज के अकॉर्डिंग एलुवियल सॉइल को 2 टाइप्स में बांटा गया है। ओल्ड एलुवियल जिसे बांगर कहा जाता है और न्यू एलुवियल जिसे खादर कहा जाता है। ओल्ड एलुवियल में कंकर ज्यादा मौजूद होते हैं, वहीं न्यू एलुवियल में फाइन पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और न्यू एलुवियल कल्टीवेशन के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। एलुवियल सॉइल काफी फर्टाइल होते हैं क्योंकि इसमें पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम जैसी चीजें मौजूद होती है। एलुवियल सॉइल को धान, गेहूं, दलहन और गन्ना की खेती के लिए आइडल सॉइल माना जाता है। दूसरे टाइप के सॉइल को ब्लैक सॉइल, काली मृदा या रेगर सॉइल भी कहा जाता है। दक्कन के इलाके में फैली हुई यह मिट्टी काले रंग की होती है और यह कहा जाता है कि इन सॉइल्स का फॉर्मेशन लावा फ्लोज की वजह से हुआ है। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साउथ ईस्ट के इलाके तक फैले हुए हैं। गर्मी के मौसम में इन सॉइल्स में डीप क्रैक्स आ जाते हैं और ये सॉइल्स कॉटन की खेती के लिए आइडल हैं। सॉइल की तीसरी टाइप है रेड एंड येलो सॉइल। ये सॉइल दक्कन प्लेटू के ईस्टर्न और साउदर्न हिस्से में पाई जाती है। जनरली इस सॉइल का कलर रेड होता है और इसके पीछे की वजह आयरन डिफ्यूजन है और यही रेडिश सॉइल जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो ये येलो कलर का दिखता है। चौथे टाइप की सॉइल को लेटेराइट सॉइल कहा जाता है। लेटेराइट को लैटिन वर्ड लेटर से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब ब्रिक यानी ईंट होता है। एसिडिक नेचर और काफी गहराई में पाई जाने वाली इस लेटेराइट सॉइल्स पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के इलाके में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के रेड लेटेराइट सॉइल काजू के फसल के लिए सूटेबल है। पांचवें प्रकार की सॉइल है एरिड सॉइल जिसे मरुस्थलीय मृदा भी कहा जाता है। इस सॉइल का कलर रेड से ब्राउन के रेंज में होता है। एरिड सॉइल में नमक की काफी मात्रा मौजूद होती है। इस सॉइल के सरफेस से नीचे की ओर जाने पर कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। छठा और सबसे लास्ट टाइप की सॉइल है फॉरेस्ट सॉइल जो पहाड़ी इलाकों और ऊंची जगहों पर पाई जाती है। अब आइए इस चैप्टर के सबसे लास्ट यूनिट में सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में समझते हैं। सॉइल यानी मिट्टी के कटाव या बहाव की स्थिति को सॉइल इरोजन कहा जाता है। जनरली सॉइल के फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन का प्रोसेस साथ साथ चलता है, लेकिन इंसानों द्वारा जंगल काटने, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग की वजह से मिट्टी कमजोर हो जाती है और ये तेज हवा या तेज पानी के बहाव में आसानी से बह जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस लैंड पर सॉइल इरोजन हो सकता है वो कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा और ऐसे लैंड को बैड लैंड कहा जाता है। कई बार वाटर का फ्लो ठीक ठाक एरिया के सॉइल को सीट की तरह बहा कर ले जाता है, इसे सीट इरोजन कहा जाता है। विंड की वजह से जो सॉइल का बहाव होता है उसे विंड इरोजन कहा जाता है। इरोजन को समझने के बाद अब आइए इसे रोकने के उपाय यानी सॉइल कंजर्वेशन को समझते हैं। देखो, ढाल वाली जमीन के कॉन्टोर यानी समोच्च हल चलाने से वाटर का फ्लो स्लो हो जाता है। मतलब देखो, ऐसे अगर लैंड का ढाल है तो हल इस डायरेक्शन में चलाना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इससे सॉइल का बहाव या कटाव कम हो जाएगा।
बड़े जमीन को टुकड़ों में बांटा जा सकता है और फसलों के बीच घास उपजाई जा सकती है, जिससे मिट्टी मजबूत होगा और हवा के बहाव में नहीं बहेगा। इस प्रकार की खेती को स्ट्रिप क्रॉपिंग कहा जाता है। दोस्तों, आपकी एनसीईआरटी बुक में 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसको याद कर लेना, आपके लिए काफी हेल्पफुल है। तो दोस्तों, एकेडमिक फंडा के आज के इस वीडियो में हमने क्लास 10th के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझा। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियरली समझ आई होंगी और जरूर कुछ नया सीखने मिला होगा। वीडियो से रिलेटेड अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।